हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट की क्लास हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं दिसंबर 2024 के लिए और उम्मीद करेंगे कल वाली क्लास आप सभी जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं कल वाली क्लास देखे होंगे, जिसमें हम लोग कुछ छोटी छोटी पॉइंटों पे बात किए थे कि सीटेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती या नहीं होती है, और कुछ लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किए थे। अभी जो हम लोग बैच डिस्कस कर रहे हैं उस बैच का नाम क्या है, एक बार इसे भी आप लोग जानते रहेंगे तो बेहतर है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इस बैच का नाम है भैया आपका सारथी बैच, जिसमें कंप्लीट हम लोग सारी क्लास यूट्यूब पे कवर करेंगे। कहीं आपको एक्स्ट्रा जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसको अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिएगा। और साथ में सारथी बैच में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। उम्मीद करेंगे आप सभी बच्चे व्हाट्सएप पे भी आप ज्वाइन हो गए होंगे और ये व्हाट्सएप नंबर है। आज हम लोग अपने इस क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट पैडागॉजी कवर करेंगे। देखिए बाबू, अभी थ्योरी हम भी कवर कराएंगे, जो सिलेबस आपका उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्लास हम चलाने वाले हैं ताकि आपकी थ्योरी कवर होगी। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे एक बार सीटेट के साथ आप जुड़ जाएं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और कौन सी अंडरस्टैंडिंग का उपयोग करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उन सारे पॉइंटों की बात अभी हम लोग अपने इस क्लास में कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे बाबू जितने भाई बहन जुड़े होंगे बड़े ईमानदारी तरीके से अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हैं। एक बार हम थोड़ा सा कमेंट देखते हैं, उसके बाद चीजों को समझते हैं। ठीक है। अच्छा, अंशु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आरती, सोनी, उसके बाद सत्यम हो गए। अजय बाबू ब्लैक बैकग्राउंड करिए। अभी तो बाबू फिलहाल यही है, चीजें हम भी इसको बदलने का प्रयास कर रहे थे, पर सेटअप भैया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अभी जो है इससे अच्छे से पढ़िए, चीजें आगे आगे हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी उम्मीद करेंगे आप चीजों को समझेंगे। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा अच्छे से, प्यार से आप उत्तर करिए। अच्छा, थ्योरी बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले 30 से 40 वीडियो ताबड़तोड़ हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि सीटेट के साथ एक बार आप जुड़ जाएं। एक स्ट्रेटजी हम भी बनाए हैं कि किस स्ट्रेटजी के माध्यम से जो बच्चे जुड़े हैं द परफेक्ट स्टडी के साथ उनको कैसे पढ़ाना है, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे बाबू। उसको आपको मानना है और यकीन मानिए चीजें रुकने वाली नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्योर पैडागॉजी का है, ये एसएसटी वाले बच्चों के लिए भी है और साइंस वाले बच्चों के लिए भी है, और साथ में जो फर्स्ट पेपर देंगे उनके लिए तो है ही है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेगा, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करें। यानी आप सबको पता है कि हम लोग ये मानते समावेशी शिक्षा में कि हम बालकों को उनके आईक्यू स्तर, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के आधार पर हम उनको अलग अलग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों में हीनता की भावना आ जाती है, अरे वो तो मुझसे तेज है, मैं उससे कमजोर हूं, ऐसा करता हूं, मैं विद्यालय ही नहीं जाता हूं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपकी एनसीएफ, आपकी आरटी, आपकी एनईपी 2020 भी इस पे जोर देती है कि हम बच्चों को उनका आईक्यू आधार बना के, बाबू हम उनको पृथक नहीं करेंगे। अब इसका कारण यहां पे दिया गया है, आपको बताना है। यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यापकों को क्या है, वो तो बालकों को तेज बुद्धि, कम बुद्धि, ना पढ़ने वाले, पढ़ने वाले को आधार पे बालकों को अलग कर सकते हैं। तो ये अध्यापक के लिए कोई सुविधाजनक वाला ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। विद्यालयों के लिए क्या, एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और उस टेस्ट से पता चल जाएगा कि कौन बालक पढ़ने में तेज है, कौन बालक पढ़ने में कमजोर है। ठीक है बाबू, तो ये भी यहां पे ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब देखिएगा अगला ऑप्शन, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा करने नहीं करने देता। यह भी ऑप्शन हम कह सकते हैं कि 10% सही लग रहा है, क्योंकि जब बच्चों को आप अलग अलग कर दोगे तो उनके संस्कृत का ट्रांसफर, उनके लैंग्वेज का ट्रांसफर, उनके रहन सहन का ट्रांसफर ये नहीं हो पाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगा। एक बालक दूसरे बालक के भाव विचार को नहीं समझ पाएंगे अगर उनकी बुद्धिलब्धि के आधार पर उनको अलग अलग कर दिए तो ये ऑप्शन यहां पे हो सकता है। एक लास्ट ऑप्शन देखिएगा, डी, बुद्धिलब्धि संकल्पना अस्थाई नहीं है, यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बुद्धि लब्धि है ये बालकों को चिन्हित तो करती ही करती है, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि समूहों में पृथक ना करें। क्योंकि इसलिए ना करें क्योंकि बच्चे अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं पाएंगे।
एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलें तो सी को राइट लगाएंगे। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को उनके आईक्यू स्तर के आधार पर उनको अलग अलग ना करे। क्यों? क्योंकि भैया वो बालक अपनी संस्कृत, अपने लैंग्वेज का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आपको समझने हुए चलना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप तुरंत लगाएंगे सर कि बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो आप कहेंगे हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर थे और इनके अनुसार क्वेश्चन पढ़िएगा, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियां इस्तेमाल होना जरूरी है। क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं कि बुद्धि कोई एकात्मक तत्व नहीं है, बुद्धि कई अलग अलग एलिमेंटों से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसीलिए क्लास में आपको प्रदर्शन विधि के माध्यम से, भ्रमण विधि के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से, तार्किकता के माध्यम से बालकों को सिखाना चाहिए। यानी हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब पूछ रहा है क्योंकि बिल्कुल पेपर 2 का क्वेश्चन है और इसको समझिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बौद्धिकता को निष्पादित करने में मदद करता है, बढ़ावा देने में मदद करता है। आप अलग अलग चीजों को लेके बालक को पढ़ाएंगे, कभी प्रदर्शन विधि के माध्यम से, कभी भ्रमण विधि के माध्यम से, तो इसका परिणाम क्या मिलेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, जो बहुबौद्धिकता है उसमें निष्पादित होगा वो बढ़ोतरी होगी। अगला ऑप्शन, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मदद करता है, यह तार्क विद्यार्थी बनाने में मदद करता है, यानी एक तार्किक विद्यार्थी बनाने में भी मदद करता है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मदद करता है। ये आपको उत्तर करना है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, अलग अलग चीजों के साथ हम क्यों बालकों को पढ़ाएंगे, इसका उत्तर करिए। आज भैया आपका कमेंट नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? आज आप आंसर नहीं दे रहे हैं। क्या हम पहले जो है कि इसका कि थ्योरी वाली क्लास चला दें? अगर चीजें यहाँ पे नहीं सही बैठ रही हैं तो बताइएगा। ठीक है, चलिए। सिर्फ सुनील का उत्तर आया भैया कि 2 का डी होगा। चलिए बताइएगा। ऐसा नहीं भाई, उत्तर तो करिए दोस्त, उत्तर तो करिए। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि एक कक्षा में तरह तरह की रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि यह आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो विद्यालय होता है वो औपचारिक संगठन तो है और साथ में कुछ अनौपचारिक यानी सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में भी बताता है। चाहे वो विद्यालय भ्रमण के माध्यम से बालकों को सिखाए, चाहे वो प्रदर्शन के माध्यम से चीजों को सिखाए। तो इस पॉइंट को बताइएगा। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, थ्योरी भी कराएंगे, आप निश्चिंत रहें। नहीं, पहले थ्योरी तो प्रिया करा देते, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को जब समझेंगे नहीं तो चीजें नहीं समझ में आने वाली। पहले क्वेश्चन की प्रकृति को समझिएगा, तो जैसे थ्योरी समझेंगी तो पता चलेगा, अरे ये तो क्वेश्चन यहां से आता है, अरे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और अभी आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि कुछ भी नहीं जान रहे, थोड़ा बहुत तो जान रहे हैं ना। तो पहले क्वेश्चन से खुद को रिलेट करिए, उसके बाद हम लोग थ्योरी, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल कर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम कह सकते हैं व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ावा देने में मदद करता है, हमारे आसपास की चीजों को समझने में मदद करता है, इन्वायरमेंट से खुद को अनुकूलित करने में मदद करता है। जीन पियाजे का शब्द अनुकूलित है, अभी क्वेश्चन भी लेके आए हैं, उसको भी बात करेंगे। तो व्यवहारिक यहां पे बौद्धिकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस पॉइंट की बात समझिएगा। कोई भैया 1.5 से 2.5 साल उम्र के बच्चे द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दी उच्चारण को क्या कहा जाता है? आप सबको पता है, पूरा वो पापा तो नहीं बोलता, लेकिन वो बार बार सिर्फ इतना कह देता है पापा, ऐसे मतलब कोई भी 2 शब्द बोलता है उसको क्या बोला जाता है? और बालक की उम्र कितनी है? तो 1.5 से 2.5 वर्ष, ये आपको बताना है। चलिए, इसको आपको बताना है बाबू। इस प्रश्न को आप उत्तर करिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और उम्मीद करेंगे इसका उत्तर आप गलत नहीं करेंगे। और जल्दी थ्योरी स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि नॉम चॉम्स्की को पढ़ाएंगे, तो चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो एलईडी दिए थे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसकी बात थ्योरी में करेंगे। पहले क्वेश्चन से खुद को रिलेट तो करिए आप,
पहले क्वेश्चन से खुद को रिलेट तो करिए कि 1.5 से 2.5 साल का जो बालक है अक्सर उच्चरित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। वाचन का अधिविस्तारण नहीं भाई, वो जो वाचन करता है बिल्कुल उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसको और क्या बोला जाता है, तार प्रेषित वाचन। बिल्कुल ये भी बात यहां पे गलत है, न वाद बोला जाता है या फिर बकवाद बोला जाता है, इसी को हम लोग बबलिंग कहते हैं। आप सबको पता है कि जैसे बाबा कि छोटा एक बालक या बालिका है, हमेशा वो कहता है पापा, नाना, इस प्रकार की चीजों को बोलता है। स्वाभाविक सी बात है सर, इसे हम लोग बकवाद या फिर इसे हम लोग बबलिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग बबलिंग के नाम से जानते हैं। बार बार ये चीजें पूछता है, इस चीजों को भी समझिएगा। एक यहाँ पे स्टीरियोटाइप से संबंधित क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई पैडागोजी उठा के देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एसएसटी में पूछ देगा, कोई बालिका है, उसे गृह विज्ञान लेने के लिए एक अध्यापिका बार बार जोर दे रही है, मैथ पढ़ने से मना कर रही है, तो अध्यापिका किससे ग्रसित है? तो आप कहेंगे अध्यापिका सर लैंगिक रूढ़िवादिता से ग्रसित है। उसी को आधार बना के क्वेश्चन यहाँ पे निर्माण किया गया है। पुरुष समानतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? क्लास में एक अध्यापक है, वो कह रहा है कि अरे जो हमारे जितने यहाँ पे बॉयज बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, वो तो दिमाग से सोचते हैं, बाकी जितनी गर्ल्स हैं वो हार्ट से सोचती हैं, दिल से सोचती हैं। इस प्रकार का कथन क्या दर्शाता है भैया? लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, या फिर दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद, या फिर यहां पे लैंगिक स्थिरता। लैंगिक स्थिरता तब होती जब ये बोला जाता कि चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, चाहे छात्र हो, चाहे छात्रा हो, दोनों जो है बाबू वो एक तरीके से दिमाग से भी सोचते हैं और दिल से भी सोचते हैं। अगर इस प्रकार की चीजें रहें तो बेहतर हो जाएंगे। चलिए, इसका उत्तर तो कम से कम आपको गलत नहीं करना है, जितने भाई बहन हमारे यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे उत्तर करिएगा। चलिए उत्तर भी देखते रहें। ठीक है, चलिए सुनील हो गई, शिखा हो गई, विभा हो गई, 4 का सर बी होगा। ठीक है सर, क्लीन नहीं दिख रहा है, तो एक बार अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, एक बार अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ एक बार फोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भैया ये स्वाभाविक सी बात है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। और लैंगिक रूढ़िवादिता जो यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप्स यही कहते हैं कि भैया जो गर्ल्स हैं वो घर से बाहर नहीं जाएंगी, गर्ल्स हैं वो घर से बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ऐसी चीज है जो दोनों जेंडरों में विभेद को दर्शाए, जो दोनों जेंडरों में किसी एक जेंडर पर ज्यादा फोर्स लगाए, उसको रोकने का प्रयास करे, उसको उसके प्रगति को बाधित करे, तो ऐसे कथन हमारे लैंगिक रूढ़िवाद से संबंधित होते हैं। इसलिए यहां पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको यह भी पता चला कि सर जी रूढ़िवादिता से भी एक प्रश्न आता है, सर भाषा से भी प्रश्न आता है, बबलिंग पूछ लेगा, उम्र के अनुसार पूछ लेगा। तो ऐसे पैटर्न को बस समझते हुए चलिएगा। अब एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम से भी क्वेश्चन आता है जो आपको लगभग यहां से पूछ दिया जाता है सीसीई से। सीसी का प्रमुखता 2 फुल फॉर्म होता है, एक तो होता है सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा हमेशा कैसी एजुकेशन होती, कैसी शिक्षा होती है? तो आप कहेंगे सर वो प्रगतिशील शिक्षा होती है। अब समझिएगा, अब प्रगतिशील शिक्षा दी कहां जाएगी? तो प्रगतिशील कक्षा में दी जाएगी। तो एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन से मूल्यांकन विधियों का इस्तेमाल नहीं होता होगा? ठीक है, कौन से मूल्यांकन विधियों का इस्तेमाल नहीं होता होगा, इसका उत्तर करिएगा। क्लास कैसी है? तो आप कहेंगे सर हमारी क्लास प्रोग्रेसिव है। और इसमें कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? अध्यापक द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल करना, अपने तार्किकता का इस्तेमाल करना। ठीक है, स्वमूल्यांकन एवं समकक्षीय मूल्यांकन। एक अध्यापक कुछ कॉपियों को खुद बालकों में बांट देता है और कहता है आप इनकी कॉपी चेक करो, आप इनकी कॉपी चेक करो, और कुछ कुछ अध्यापक कहते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर करो और खुद ही एनालिसिस करो कि क्या आपने उत्तर किया सही या नहीं किया। तो स्वमूल्यांकन की भी बात होती है आपके प्रगतिशील कक्षा में। प्रगतिशील कक्षा कहने का मतलब है कि विद्यालय या क्लासरूम के जितने क्रियाकलाप हों उसमें एक विद्यार्थी की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, वही हमारी होती है प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, वही हमारी होती बाबू प्रोग्रेसिव क्लासरूम। अच्छा, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय,
और विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो को तैयार करना। पोर्टफोलियो से भी क्वेश्चन आता है। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है, इसमें हम बालक के पूरे वर्ष का रिकॉर्ड रखते हैं कि उसका खेल में कैसा प्रदर्शन है, उसका व्यवहार में कैसा प्रदर्शन है, उसका इमोशनल की स्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है, सामवेगिक स्थिरता कैसी है, सब चीजों को हम लोग पोर्टफोलियो में तैयार करते हैं। और पोर्टफोलियो को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर फाइल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो आप कहेंगे सर फाइल के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा। तो हम कहेंगे कौन से विधियों का उपयोग नहीं होता है, तो केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। अगर प्रगतिशील क्लासरूम है तो आप ये नहीं कहेंगे कि 80 नंबर के ऊपर पाने वाले विद्यार्थी को ही पास माना जाएगा, नहीं, क्योंकि जो आपका प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील कक्षा है वो इसमें बिलीव करती है कि आपके क्लास में किसी बालक का जो आईक्यू स्तर है वो 100 भी है बाबू, और उस किसी बालक का आईक्यू स्तर 90 भी है और किसी का 80 भी है। तो हम सभी के लिए एक मानक यहां पे मूल्यांकन का एक तरीके से निर्देशित नहीं करेंगे या मानक मूल्यांकन स्थापित नहीं करेंगे। तो यही आपका ऑप्शन यहां पे रॉन्ग होगा, और इसके अकॉर्डिंग चलें तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस पॉइंट को समझिएगा, यानी सी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको देखते हुए चलना है। यानी आपको पता चला कि सर जी जो सीसीई है यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सतत व्यापक मूल्यांकन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और बाल केंद्रित शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछता है। यानी इस टॉपिक को भी तैयार करनी है। और जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो इन सब चीजों को भी कवर करेंगे। एक अलग से क्लास हम लोग लेके आएंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ टाइटल होगा सीसीई, सतत व्यापक मूल्यांकन, और एक क्लास और आएगी जिसका और टाइटल होगा सीसीई यानी बाल केंद्रित शिक्षा। तब जाके ये टॉपिक आपकी कवर होगी बाबू। ठीक है, चलिए भाई, तो बताइएगा क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या आप क्वेश्चन को खुद से रिलेट कर रहे हैं। एक बार यस करिए, ठीक है, एक बार यस करिए। चलिए एक बार आप यस करिए कि हाँ सर चीजें हम समझ पा रहे हैं, चीजें हम खुद से रिलेट कर ले रहे हैं, तो एक बार यस कर दीजिए। ठीक है, एक बार यस कर दीजिए कि हाँ चीजें हम खुद से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को क्लीन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा अपने फोन का जो क्वालिटी होती है वीडियो की वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो चीजें बेहतर दिखने लगेंगी। ठीक है बाबू, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, देखिएगा बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास। अब वृद्धि और ग्रोथ के बारे में सबसे पहले समझिएगा। वृद्धि जो होती है वो कैसी होती, तो आप कहेंगे सर जी ये हमारी सीमित होती है, लिमिटेड होती, एक समय के बाद रुक जाती है वृद्धि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एज की बात करें, हम उम्र की बात करें, या फिर हम कह दें किसी बालक या बालिका का जो एक तरीके से हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है, जो उसकी हाइट है, वो एक समय के बाद रुक जाती है, तो वो वृद्धि के अंतर्गत आती है। किसी बालक या बालिका का जो सामाजिक परिवर्तन है, जो कॉग्निटिव चेंजेस हैं, वो आपका विकास के अंतर्गत आता है। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और वृद्धि एक सीमित सीमित स्थान तक या फिर सीमित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी जब हम कौन सा ऐसा कंडीशन है, ऐसा कारक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। परवरिश की शैलियां, नेचर नर्चर की यदि हम लोग बात करें, अनुवांशिक ढांचा की संरचना, माता पिता के जो कुछ गुण होते हैं, स्वाभाविक सी बात है वो भी बालकों को प्रभावित करते हैं। तो कहोगे सर हाँ बात तो सही है। विद्यालयी अनुभव, बिल्कुल। देखो बाबू एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। जब विद्यालय की बात आ जाए बाबू, तो ये सीखने और सिखाने का कैसा कारक है, तो आप कहेंगे सर जी ये सीखने व सिखाने का फॉर्मल कारक है। कैसा, तो आप कहेंगे सर जी ये सीखने और सिखाने का फॉर्मल कारक है। ठीक है, फॉर्मल कारक है। इसी को हम लोग औपचारिक कारक के नाम से भी जानते हैं। और यदि पूछे हमारा समाज कैसा है, तो नॉन फॉर्मल हो गया, अनौपचारिक हो गया। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे विद्यालय अनुभव भी प्रभावित करता, और व्यक्तिगत रुचि भी। आप देखते होंगे अगर व्यक्तिगत रुचि नहीं होती तो सारे के सारे व्यक्ति डॉक्टर होते, सारी की सारी महिला डॉक्टर होती,
तो व्यक्तिगत जो रुचि होती है वो भी हमारे विकास को और हमारे वृद्धि को प्रभावित करती है। कुछ लोग होते हैं बचपन में भी बिल्कुल हष्ट पुष्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो 10 साल 15 साल की उम्र तक जाके बिल्कुल पतले से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शरीर के प्रति उतनी रुचि नहीं है, खाने के प्रति उनकी रुचि नहीं है, छिनमिनाहट हमेशा उनके अंदर भरी रहती है, दूध नहीं पिएंगे, अच्छी सब्जियां नहीं खाएंगे, मार्केट के तरह की चीजों को खाएंगे, बंद पैकेट की चीजों को खाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उनका ग्रोथ थोड़ा सा रुकेगा। तो हम कह सकते हैं जो व्यक्तिगत रुचि होती है वो भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। एक टॉपिक और अगर नोट कर रहे हैं तो कर लीजिएगा कि भैया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, वृद्धि और विकास से भी क्वेश्चन। तो हम कहेंगे सर ये चारों ऑप्शन जो है वो प्रभावित करते हैं, इसलिए यहां पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो आप कहेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा कुछ बच्चों का यहाँ पे उत्तर गलत भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सूरज कह रहे हैं तब 6 का सी होगा। सी कैसे बाबू होगा? विद्यालयी अनुभव भी प्रभावित करते हैं वृद्धि और विकास को। विकास प्रमुखता कहाँ से शुरुआत माना जाता है? औपचारिक, तो विद्यालय के माध्यम से। जब बालक का विद्यालयी अनुभव ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगी, तो स्वाभाविक सी बात है भाई वो प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे उत्तर गलत मत करना दोस्त। ठीक है, हाँ 6 का डी होगा। बहुत अच्छी बात है शालिनी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की बात करें, 7 की बात करें। लेव वाइगोस्की के अनुसार महान मनोवैज्ञानिक सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के प्रवर्तक, रचनावाद के प्रवर्तक आपके लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये आपको बताना है। संवाद, व्याख्यान, सजा या पुरस्कार? आप सबको पता है जब यहां पे आ जाए आपके वाइगोस्की, यहाँ पे यदि आपके वाइगोस्की, कहीं कहीं वाइगोस्की, कहीं कहीं वाइगोस्की लिखा रहता है, अगर यहाँ पे आपके वाइगोस्की आ जाए तो हमेशा इनको जोड़ दीजिएगा आप किससे? तो प्राइवेट स्पीच से। किससे? तो कहेंगे प्राइवेट स्पीच से। कोई मान लीजिए रीमा नाम की कोई छात्रा स्वयं से बात करते हुए रोड पे चल रही है, तो क्या रीमा पागल है या रीमा एक तरीके से किसके अंतर्गत आती? तो आप कहेंगे सर वो प्राइवेट स्पीच कर रही है, अंतःवार्ता कर रही है, स्वयं से बातचीत कर रही है, अपने कार्यों को नियमन करने का प्रयास कर रही है, तो यही आपका होता प्राइवेट स्पीच। ठीक है, और एक चीज और, लेव वाइगोस्की हमेशा बिलीव करते हैं कि कोई बालक या बालिका उसके व्यवहार में परिवर्तन हम किसके माध्यम से कर पाएंगे? तो समाज के साथ अंतःक्रिया। समाज के साथ बाबू क्या करके? तो आप कहेंगे सर अंतःक्रिया करके हम उसके व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। समाज के साथ अंतःक्रिया करवा के परिवर्तन करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो स्वाभाविक सी बात है डायलॉग या फिर संवाद। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, ब्लैक बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए। अभी तो फिलहाल ये ऐसे ही है, फिर अगली क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में बिल्कुल चेंज कर देंगे। ठीक है, पर उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को दिख रहा है, आप ऐसा तो है नहीं। चलिए भाई, तो ऐसे प्रश्नों को भी आप देख लीजिएगा, लेव वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न आता है। एक प्रश्न यहाँ और बात करेंगे कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन कैसे होता है? तो भैया सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक व समान गति से होता है विकासात्मक परिवर्तन, या एक आयामी या रेखी होता है? ये तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नहीं होने वाला है। विकासात्मक परिवर्तन कभी रेखी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वंशानुगत व पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, अपरिवर्तनीय है, पैर की अंगुलियों से सर तक आगे बढ़ते नहीं। जो विकासात्मक परिवर्तन है वो अपरिवर्तनीय नहीं बल्कि परिवर्तनीय है बाबू। ठीक है, वो चेंजेबल है ना कि अनचेंजेबल। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेगा। हमेशा हम आपको डेवलपमेंट का एक यहाँ पे इक्वेशन कह लें या फिर एक फॉर्मूला बताते हैं कि आपकी हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये आपका डेवलपमेंट का एक फॉर्मूला होता है। तो विकासात्मक परिवर्तन में आपका जो कि इन्वायरमेंट भी परिवर्तित होता है और उसके साथ साथ आपकी हेरिडिटी के कारण भी डेवलपमेंट परिवर्तन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक चीज और आपको समझना है कि सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होता नहीं बाबू, ये बात बिल्कुल गलत है। अभी आप देखेंगे जो यूएस का कोई बालक है उसका बौद्धिक विकास अन्य प्रगतिशील देशों की अपेक्षाकृत जल्दी विकसित होता है।
क्यों? क्योंकि वहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं बहुत अच्छी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ प्ले स्कूल मिल जाएंगे, प्ले स्कूल में जो कि व्यवस्थित टीचर मिलेंगे, ट्रेंड टीचर मिलेंगे, तो इसलिए उन बच्चों का बौद्धिक विकास और तीव्र गति से होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी संस्कृतियों में विकासात्मक परिवर्तन सार्वभौमिक होता, यूनिवर्सल होता, नहीं, ये इंडिविजुअल होता है। अलग अलग संस्कृति में बच्चों का विकास अलग अलग तरीके से होता है। अभी कोई चाइना वाले बालक से मिल जाओ, जापान वाले बालक से मिल जाओ, भैया वो बचपन से ही कुंफू वगैरह सीखने लगते हैं, और हमारे यहाँ के बालकों को बचपन में देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो बिल्कुल एक तरीके से डब्बा टाइप में दिखते हैं। बड़े होते जाते हैं और फिर वो अपने शरीर, अपने बॉडी पे वर्क करते हैं। तो छोटे बच्चों को खिला खिला के बिल्कुल डब्बा बना देते हैं, अगर भारतीय पद्धति में देखें। अभी आप चले जाएं अपने कोरिया वोरिया चले जाएं, वहाँ के बालक देखेंगे बिल्कुल कराटा कुंग फू सीखते रहते हैं। तो अलग अलग संस्कृतियों में जो विकासात्मक परिवर्तन है वो अलग अलग होता है, न कि समान गति से होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन की प्रकृति को, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाएंगे बाबू, तो इसी प्रकार से उत्तर कर जाएंगे कि चीजों को रिलेट करके हमें उत्तर कैसे करना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिएगा। हमारे महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी आ गए, और इन्हीं के साथ साथ दो मनोवैज्ञानिक को और आपको पढ़ना है। एक तो आपके हो गए कोहलबर्ग जी, और एक आपके हो गए वाइगोत्स्की। एक आपके हो गए वाइगोत्स्की। दो मनोवैज्ञानिक को पढ़ना, याद रखिएगा। और एक यहाँ पे हम कह सकते हैं चॉम्स्की को भी लिख लीजिएगा, नॉम चॉम्स्की को भी आप लोग लिख लीजिएगा। कभी कभी ब्रूनर वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन नाम मात्र अभी तक तो नहीं देखा गया पिछले 3-4 सालों में। ब्रूनर को भी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? बंडूरा को सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कभी कभी पूछ देता है। एक बार चिन्ह अधिगम का सिद्धांत भी पूछा था जो टॉलमैन ने दिया था, उस चीज को भी हम लोग देख लेंगे एक अलग से वीडियो में, ठीक है? पर तीन मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट है सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। इन तीनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। चलिए भाई, अच्छा ठीक है। नहीं ऐसी बात तो नहीं है, अगर हम आपको दिखा पाए तो देखिए चीजें दिख तो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि चीजें नहीं दिख रही हैं, साफ तो दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है? अभी उसमें ब्लर दिख रहा है, पर ऐसा नहीं कि नई चीजें दिख रही हैं। अब थोड़ा सा मैनेज करिए भाई, ठीक है? अब थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग। चलिए, तो इसलिए आपका अब क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिएगा। पहले क्वेश्चन समझिए। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? यानी सबसे पहले कह रहा है भैया वो कौन सा शब्द है जो जीन पियाजे जी दिए थे, आपको इसमें ढूंढना है। पुनर्बलन कहोगे सर जी, ये तो पुनर्बलन स्किनर जी दिए थे, तो ये तो नहीं दिए थे जो कबूतर पे अपना प्रयोग किए थे। तो पुनर्बलन री इन्फोर्समेंट की स्किनर से संबंधित हो गया। पूर्व अभ्यास व कलन विधि, ये तो कहीं जीन पियाजे की पूरी थ्योरी में नहीं देखने को मिलती। और अनुकूलन इनका पहला शब्द है जो भैया इसमें आपको देखने को मिलता है। अनुकूलन होता क्या है? नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेना ही अनुकूलन है। अभी हम ले जाके आपको साउथ अफ्रीका रख दिए, वहां गर्मी बहुत पड़ती, और अभी मान लीजिए तो वहां जा जाके आप धीरे धीरे वहां के हो गए, ठीक है? अभी हम आपको दार्जिलिंग लेके चले गए, अभी कश्मीर लेके चले गए, फिर वहां की ठंडक के अनुसार अपने आप को आप ढाल लिए, अपने आप को परिवर्तित कर लिए, तो बोला जाता है अनुकूलित। और ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में अनुकूलन नहीं है, स्वाभाविक सी बात है भैया वो जीवन से हार जाएगा। तो अनुकूलित रहना जरूरी है, नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेना जरूरी है। और यही बात आपके जीन पियाजे कहते हैं कि एक बालक या बालिका सबसे पहले उसके सामने कोई परिस्थिति देंगे, उस पर क्रिया करते करते अपने को उसके अनुसार ढाल लेगा, परिवर्तित कर लेगा। तो जीन पियाजे का जुड़ाव किससे? तो आप कहेंगे सर अनुकूलन से है। संज्ञानात्मक विकास हमेशा अनुकूलन से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ठान लिया है कि हम कोई नया नॉलेज लेंगे ही नहीं, हम नई परिस्थितियों में जाएंगे ही नहीं जाएंगे, तो क्या कभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा? कहोगे सर नहीं होगा। तो संज्ञानात्मक विकास संबंधित किससे होता है? तो आप कहेंगे सर अनुकूलन से होता है। इतनी बातों को भी आपको बाबू ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना, ठीक है दोस्त? आ जाइए, तो जीन पियाजे की बात को भी समझिएगा। एक प्यारा प्रश्न है जो पिछली बार भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है कि अंतःक्रिया इंट्रैक्शन कि बच्चों के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कहने का मतलब आप समाज से घुलेंगे मिलेंगे,
समाज से बातें करेंगे, समाज से मेल मिलाप करेंगे, तो ये भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये बात किसने कहा था? तो हमेशा आपको पता है, जब आपके वाइगोस्की साहब आ जाएं और वाइगोस्की को आप संवाद से, वाइगोस्की को आप समाज से, वाइगोस्की को आप प्राइवेट स्पीच से, स्वयं से बात करने से जोड़ दीजिएगा। और वाइगोस्की के 2-3 शब्द और इंपॉर्टेंट है, जैसे इसके फोल्डिंग, पाण मचान ढांचा जिसे कहते हैं, और जेडपीडी जिसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बाकी इन मनोवैज्ञानिक को जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से डिटेल में इनका ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा, तो भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका समाज अंतःक्रिया। ये बात किसने बोला था आपको बताना है। तो स्वाभाविक सी बात है, जीन पियाजे जी तो बोले नहीं थे। जीन पियाजे कहते हैं एक बालक के अंदर सबसे पहले चिंतन होता है, फिर जाके भाषा का विकास होता है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जीन पियाजे में और वाइगोस्की में अंतर समझ लीजिएगा, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे हमेशा जोर देते हैं एक बालक या बालिका में सबसे पहले चिंतन डेवलप करता है, फिर उसके बाद भाषा। और यहीं पे वाइगोस्की कहते हैं बालक या बालिका में सबसे पहले समाज के माध्यम से भाषा विकसित होती है, उसके बाद चिंतन डेवलप होता है। ये अंतर को याद रखिएगा बाबू। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये बात आपके बोले थे लेवाइगोस्की, ये बात आपके बोले थे लेवाइगोस्की जी। ठीक है, कि भाषा के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया या समाज के साथ घुलना मिलना जरूरी है। अब एक 11 क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, समझने वाला प्रश्न है। तार्किक गणितीय बुद्धि, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तुरंत जोड़िएगा हार्वर्ड गार्डनर के 9 बुद्धि के सिद्धांत से। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमता में क्या शामिल है? जब अगर हम कहें भाषाई बुद्धि, तो स्वाभाविक सी बात है बालक की वाक्य शैली अच्छी होगी, बालक की बात संवाद संप्रेषित करने की शैली अच्छी होगी। संगीतात्मक बुद्धि की बात करें तो बालक का लय, बालक का सुर, बालक का बोलने का तरीका अलग होगा। ठीक है, स्वयं में रहना चाह रहा है तो आत्मशील भैया उसकी बुद्धि है, आत्मचिंतन आधारित बुद्धि है। लेकिन बालक तार्किक गणितीय बुद्धि कर रहा है, तर्क लगा रहा है, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? छवियों में हेर फेर। तर्क तो है, पहले पूरे ऑप्शन को देखिएगा, प्रीवियस ईयर का है तो छवियों में हेर फेर कर ले रहा है। ग्राफिक कौशल उसके अंतर्गत है, चित्रात्मकता उसके अंतर्गत है। स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें से 2 से अधिक आयाम शामिल हों, यानी 2 से अलग चीजें हैं। एक मान लीजिए ऐसा बर्तन है और एक बर्तन ऐसा है, दोनों का जो भैया एक तरीके से क्षमता है वो 1 लीटर ही है, वो 1 लीटर ही है। तो दोनों में अंतर कर पा रहा है कि भैया भले इनकी बनावट अलग अलग है लेकिन दोनों की क्षमता 1 लीटर है। यानी कहने का मतलब है 2 से अधिक आयाम शामिल हो, उनका वर्गीकरण भी कर ले रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है तार्किक गणितीय बुद्धि है। लेकिन पहले ऑप्शन को देखिएगा कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अभी एक वर्ड बताएंगे यहाँ पे, लय, ताल, सुर, माधुर्य, प्रति संवेदनशीलता। स्वाभाविक सी बात है संगीतात्मक बुद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, विशिष्ट पिचों, स्वरों, लय के बीच अंतर कर पाना। आपको पता है कब सारे गामा उच्च स्किल से बोला गया, कब सारे गामा निम्न स्किल से बोला गया, टेम्पू कौन सा है कौन सा नहीं है। इतना तो ध्वनि के बारे में हमें नहीं पता, संगीत के बारे में गायक नहीं है, पर थोड़ा बहुत पता है। पहले टेम्पू सेट किया जाता है, फिर एक बार उच्च स्किल में बोला जाता है, फिर निम्न स्किल में बोला जाता है। तो भैया ये स्वाभाविक सी बात है संगीतात्मक बुद्धि की बात कर रहा है। एक अगला ऑप्शन, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, यानी ये तर्क कर रहा है, अपने तर्क का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, स्मृति आधारित ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, पैटर्न को पहचान रहा है, विचारों के बीच संबंध बना रहा है। तो भैया स्वाभाविक सी बात है वो तार्किक व गणितीय बुद्धि डी फॉर डेनमार्क के साथ राइट जाएगा। यही आपका आयोग भी माना था। सबसे पहले सब लोग यही मान रहे थे कि पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन यहां पे आयोग ने भी डी को माना कि हम पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण कर लेते। और तर्क हमें लगता हमेशा ऐसा ही होता है जो आपका अनुभव होता है, या फिर एक अनुभवशील व्यक्ति ही हमेशा तर्क कर पाता है। अगर अनुभव नहीं है तो तर्क कोई क्या ही कर पाएगा। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी चीजों का वर्गीकरण, पैटर्न को पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये नहीं कि देखते हुए पहले ए को लगा दिए, नहीं, पहले चारों ऑप्शन को पढ़िए। और सीटेट हमेशा बाबू इस बात पे जोर देता है कि हम पहले चारों ऑप्शन को मॉनिटर करेंगे और सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसका चुनाव जो बच्चा करेगा उसको पूरा नंबर देंगे।
तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, कुछ कुछ कीवर्ड हम आपको बताते चल रहे हैं, तो चीजों को समझते हुए आप चलिएगा, ठीक है। आ जाइए, तो चीजों को आप भी समझते हुए आगे चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट को भी आप समझ लीजिएगा। हाँ, आ जाइए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न देख लीजिएगा कि छात्रों के साथ प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो किसने दिया था? तो महान आधुनिक भैया वैज्ञानिक या शिक्षाविद, जिनका नाम क्या था? तो आप पैट्रिक, और किलपैट्रिक ही प्रोजेक्ट विधि को सबसे ज्यादा प्रचलित किए, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? ये आपका एसएसटी के पेडागोजी का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। समझ लीजिएगा कि छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आंकड़े एकत्रण करने की योजना बनाना, या फिर आंकड़े के स्रोत को चिन्हित करना, या फिर उद्देश्य को निर्धारित करना, या खोज का विश्लेषण करना। ये आपको उत्तर करना है और उम्मीद करेंगे आप उत्तर सही करेंगे बाबू, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है लवली कुमारी, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दिया था, लेकिन इसके सूत्रधार कौन थे? तो हम कहेंगे वो जॉन डीवी थे, जो किलपैट्रिक के गुरु थे, ठीक है। हम्म, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। अरे भैया, प्रोजेक्ट हमें बनाना क्या है, कैसा प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट का प्रकार कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, उसके बाद भैया हम स्रोतों को चिन्हित कर लेंगे, फिर योजना बनाएंगे कैसे कैसे चीजों को करना है, और बाद में जो हमारा खोज, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसका एनालाइज करेंगे, उसको हम करेंगे विश्लेषित करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे इतने प्रश्नों को आज की क्लास में आप बाबू अच्छे से समझे होंगे और चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करेंगे इतने पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और अभी ये क्लास, अभी हम लोग के पास काफी अच्छा खासा समय है, ठीक है। और इसीलिए पहले कुछ क्वेश्चन के साथ आपको इंटरेक्ट करा दें, रूबरू करा दें, और चीजों के आप समझना प्रारंभ कर दें, ठीक है। और उम्मीद करेंगे कल और आज की क्लास से आपको थोड़ा बहुत तो अर्जन हुआ होगा चीजों के बारे में। बाकी आप ही सोचिए बाबू, अभी 2 क्लास में आप इतना कुछ जान गए सीटेट के बारे में, अभी इसी तरीके से रोजाना हम लोग दोपहर के 12 बजे चीजों को डिस्कस करेंगे तो कितनी चीजें आप समझ जाएंगे। सीटेट तो फिर भैया धुआं धुआं होगा, ठीक है, ठीक है। सीटेट क्या होगा? तो आप कहेंगे धुआं धुआं होगा। हम्म, चलिए, अब हम आपका कमेंट भी देखते हैं एक बार अच्छे से, ठीक है। चलिए, कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ लीजिए। क्लास में भैया आप जुड़िए, जो चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक है। निशा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए दोस्त जितनी भी हैं, ठीक है। सीखा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नाइस सेशन, ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो बीएड का रिजल्ट कब तक आएगा? सुनील, एक बार बता दीजिएगा कौन से सेमेस्टर की बात आप कर रहे हैं बाबू, ठीक है। जी पूजा, डेली क्लास लीजिए अच्छे से, सर एसएसटी का भी दीजिए। हाँ बिल्कुल, पहले जो चीजें दे रहे हैं उसको समझते हुए आगे बढ़िएगा, अकताइए बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हम्म, अकताइएगा बिल्कुल भी नहीं। और हम बिल्कुल पहले से ही एक चीज बता देते हैं, देखिए बाबू, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हुआ बना के चीजों को दे रहे हैं कि मतलब जो चीजें नहीं यूजफुल हैं वो भी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास के माध्यम से, नहीं। अगर जो क्वेश्चन 5 मिनट में डिस्कस करने लायक है 5 मिनट में होगा, जो 1 मिनट में डिस्कस करने लायक है 1 मिनट में होगा, पर जल्दबाजी नहीं होगी। चीजें बेहतर हैं, बेहतर ही रहेंगी, ठीक है। निश्चिंत रहिए आप लोग। टाइमिंग शाम को कह दीजिए, दोपहर में कॉलेज होता है। हाँ, बात तो आपकी सही है, पर शाम को थोड़ा सा चीज़ें और भी व्यस्त रहती हैं, इसलिए अभी 12 बजे की क्लास मैनेज करिए कैसे भी करके। अब चीज़ें जैसे, अब इस चीज़ को अन्यथा ना लीजिएगा, पर ऐसे इंडिविजुअली नहीं मॉनिटर हो पाएगा ना। अभी आप कह रहे हैं शाम को लीजिए, तब तक कोई आएगा कहता है शाम को सर जी हम खाना बनाने की तैयारी होती है, क्लास दोपहर में लीजिए। तो हम कहाँ जाएं बताइए, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहाँ बताइए। थ्योरी भी पढ़ा दीजिए बिल्कुल। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, अच्छा। हाँ, थ्योरी भी चलेगी, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ पहले आप घुल मिल जाएं तब तो।
ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइए, जितने बच्चे सीरियस हैं सीटेट को लेके वही जुड़िएगा। बाकी द परफेक्ट स्टडी पे तो बहुत व्हाट्सएप टेलीग्राम पे बच्चे हैं, अगर आप सभी लोग जुड़ेंगे तो यहाँ पे जो चीजें इनके लिए है वो नहीं हो पाएंगी। तो जो लोगों का सिर्फ सीटेट देना है वही लोग जुड़िएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे और चीजें बेहतर रूप में आप करेंगे। ठीक है पूजा, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं। बाकी आपके सामने प्लेटफॉर्म है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैसेज आपको क्या करना है, सीटेट व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए मैसेज आपको क्या करना है, सीटेट दिसंबर 2024, ये आपको मैसेज करना, ठीक है। और आपको जोड़ लिया जाएगा, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे फिर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, चीजें आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आप लोग अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल हम लोग फिर मिलते हैं 12 बजे अपनी क्लास में, और जैसा भी होगा हम टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे। आप लोग जहाँ पे भी रहिए अपना ख्याल रखिए, सेफ सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।